क्लाइमेटोलॉजी के सीरीज में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड विंड, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड विंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी इज इक्वल्स टू स्टडी function within bracket temperature into pressure into humidity, power, time and space. So we have completed up to now temperature and entered the next topic, that is pressure. So concept of pressure and wind here started. First of all, we should know about the definition of pressure. प्रेशर का क्या डेफिनेशन है। जिस तरह से प्रेशर को हम लोग सोशल प्रेशर के हिसाब से हम लोग समझते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है ना। प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है, उसी तरह से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। फिजिक्स में भी हम लोग इस टॉपिक को, प्रेशर को पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में जो डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ देखेंगे, force applied on per unit area, right? Force applied on per unit area known to be pressure. प्रेशर क्या होता है? पर यूनिट एरिया में सरफेस है, इस पर जितना फोर्स अप्लाई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? In terms of atmospheric pressure, atmospheric pressure के टर्म में क्या होगा? वेट और फोर्स, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें फोकस करना चाहिए। वेट और फोर्स एक्सर्टेड माने जो अप्लाई हो रहा है ना, एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स, और ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, है ना। पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर अर्थ सरफेस के पर यूनिट एरिया में एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो भी आपका वेट या फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। And every individual living organism or every point on the earth surface experiences always pressure of the air molecules extending up to 1000 किलोमीटर, है ना। एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है, तो उस 1000 किलोमीटर से तक जो भी एयर मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैसियस के फॉर्म में लाई करता है वो क्या करेगा? हमारे ऊपर हमेशा पड़ता रहता है। और ऐसा कैलकुलेशन के थ्रू स्टडी किया जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स का पर यूनिट एरिया, मतलब अगर हम पर मीटर स्क्वायर की बात करें, पर मीटर स्क्वायर, तो 1,03,306.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है। इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कह सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको इसकी जगह पर पास्कल लिखा मिलेगा, है ना, पास्कल लिखा मिलेगा। तो हमने ये कहा कि पर स्क्वायर मीटर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर ऐसा एरिया लिया जाता है तो उस पे 1,03,306.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, है ना। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा है। इसको दूसरे टर्म में कभी कभी प्रीलिम्स में मान लो कोई पॉइंट रख दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये पॉइंट भी दे सकता है कि 76 सेंटीमीटर मरकरी का जो हाइट है, मरकरी का जो हाइट 76 सेंटीमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो 76 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर जो होगा, मरकरी माने आपको जो एलिमेंट है ना, मरकरी का जो प्रेशर होगा वो आपको पूरे एटमॉस्फेयर का जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं, है ना, उसका प्रेशर क्या होता है? एक्सर्ट होता है, राइट।
तो 1,03,306.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल है ना हमारे ऊपर या पर मीटर स्क्वायर में फोर्स अप्लाई होता है। इसको हम लोग what can be calculated by the formula P is equals to rho, इसे rho कहते हैं, rho GH। rho का मतलब होता है डेंसिटी, राइट। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना, G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और H क्या है, हाइट है। इसको हम यहाँ पर 76 सेंटीमीटर लेंगे, 76 सेंटीमीटर यहाँ पर हम इसको लेंगे, ठीक है। जो ग्रेविटी होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 जनरली लिया जाता है, लेकिन 10 भी आप यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, 13,593 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, ठीक है। ये जो मरकरी का वॉल्यूम होता है उसमें 13,593 किलोग्राम वेट होगा। इसका मतलब ये है कि जो मरकरी है इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर वाटर से कंपेयर किया जाए तो लगभग 13.5 गुना डेंसिटी ज्यादा है। जो पानी का डेंसिटी है ना, जो पानी का डेंसिटी है उससे करीब, है ना, आप मान सकते हैं कि 13.5 गुना। अगर किसी भी बर्तन में, है ना, किसी बर्तन में 1 लीटर पानी अगर आता है तो उसमें मरकरी फिल करेंगे हम तो करीब 13.5 है ना किलो, उसमें 1 किलो की जगह 13.5 किलो मरकरी उसमें आएगा। तो इसका मतलब डेंसिटी उसका बहुत ज्यादा है, और इस डेंसिटी के बेसिस पर ही जो 76 सेंटीमीटर मरकरी का हाइट है उस पर हम क्या करेंगे, जब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर कैसे निकल जाएगा, P इज इक्वल्स टू, राइट, P इज इक्वल्स टू रॉ GH। रॉ का वैल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,593। उसके बाद G का वैल्यू आप रखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आप जो हाइट है 76 सेंटीमीटर है, तो 76 को 100 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब सेंटीमीटर को हमें मीटर MKS में स्टडी किया जा रहा है, यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड में, इसलिए जब हम आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 से 0 कट जाता है, अपॉन में 10 है, 76 मल्टीप्लाइड बाय 13,593, है ना। और उसके बाद अपॉन में 10 बचता है, इसका मल्टीप्लीकेशन 13,593 गुणा 76 जो होगा ये आएगा 10,33,068 डिवाइड बाय 10, ये बन जाता है 1,03,306.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम एक एयर पार्सल कंसीडर करें, जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर पार्सल ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस तरह से डायग्राम मेंस के एग्जाम में आपको बना के आना है कि ये जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसके अल्टीट्यूड में यहां पर सिस्टम में डेवलप होता है। तो ये जो प्रेशर है, अगर 1 मीटर यहां इसको मान लिया जाए, है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर इसको मान लिया जाए यहाँ पर, तो प्रेशर कितना होगा, ये रहेगा प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर अप्लाई ये होता है। तो ये हो गया वर्टिकली हमारे ऊपर या सरफेस पर जो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, है ना, दबाव पड़ रहा है, जो उसका लोड पड़ता है, वो हमारा प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रेशर का जो हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग बताया कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर, उसी का हम फॉर्मूले का यूज करके आगे ये समझेंगे कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर का क्या रिलेशन है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का क्या रिलेशन है, उसी को हम लोग आगे ध्यान से यहां समझते हैं। तो जैसा कि हम फिजिक्स में, मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं प्रेशर का, P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये न्यूमरेटर कहलाता है, NR से लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर DR से लिखते हैं, है ना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन होता है। न्यूमरेटर जो होता है प्रोपोर्शनेट ऑफ द फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर जिस तरह से बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये घटेगा, है ना।
इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है, न्यूमरेटर फोर्स है, यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या होगा, घटेगा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि अगर दीवार में एक कील हमें ठोकना है तो उस समय और उसका जो पिन होता है बहुत नैरो रखते हैं, क्या कारण है ना, तो उसका वही वजह है कि जब पिन को नैरो रखेंगे तो उस समय है ना, जो उसका नोजल है पॉइंट यहाँ पर, इसको अगर नैरो रखा जाएगा तो इजिली क्या होगा, वॉल में पेनिट्रेट कर सकता है जब हम उसे पुशअप करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो, है ना। तो इसलिए एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, लेकिन फोर्स के बढ़ने से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये प्रोपोर्शनेट रिलेशन हो गया, हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में और भी हम कंपोनेंट लाएंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लेंगे, यहाँ दोनों ही प्रोपोर्शनेट वैल्यू है। एक्सीलरेशन को यहाँ पर हम इग्नोर कर दें क्योंकि मॉलिक्यूल का एक्सीलरेशन हम काउंट नहीं करेंगे प्रेशर को कैलकुलेट करते समय, इसलिए यहाँ पर मास को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो क्या निकल के आता है, फोर्स इज डायरेक्टली, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सीलरेशन से भी होता है लेकिन हम इसको यूज करेंगे 4th इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। मास क्या होता है, तो किसी भी बॉडी में, है ना, किसी भी बॉडी में जिससे वो बना हुआ है उसके टोटल मॉलिक्यूल्स पर मास डिपेंड करता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मेजरमेंट है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट जो उस बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास, है ना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद इन द बॉडी रिप्रेजेंट्स इट्स मास, and with respect to variation in the number of molecules, with respect to variation in the number of molecules, mass varies too, है ना। मास भी क्या होगा, अकॉर्डिंगली चेंज होगा, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 4। अगर अब हम 1 2 3 4 इक्वेशन को देखें, है ना, 1 2 3 4 इक्वेशन को चेक करें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर का रिलेशन प्रोपोर्शनेट रिलेशन फोर्स से है और फोर्स का प्रोपोर्शनेट रिलेशन मास से है ना। और मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो प्रेशर का रिलेशन प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपाती संबंध है ना, किसके साथ में, फोर्स के साथ में। और उसके बाद में फोर्स का प्रोपोर्शनेट रिलेशन मास के साथ में, एंड मास डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो एसोसिएटेड विद द प्रेशर, है ना, प्रेशर से एसोसिएट करता है। तो अगर आगे हम इसको समझने की कोशिश करें कि प्रेशर का रिलेशन किससे बन जाता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहां पर हम एयर मॉलिक्यूल्स कह देंगे, है ना, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, है ना। और नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम ये मार्कर लेते हैं, है ना, 1 मार्कर 2 मार्कर, इसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ा, 3 4, इस तरह से हम 100 कर देंगे तो क्या होगा, इसपे दबाव हाथ पे बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स का भी कंसर्न होता है कि जितना मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंग अधिक होगा, और मॉलिक्यूल्स कम होगा तो प्रेशर भी अधिक होगा। इसको हम बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं सोशल प्रेशर से, है ना। सोसाइटी प्रेशर अगर क्रिएट करना चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। पब्लिक में नंबर जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, जिसके अगेंस्ट खड़ा होगा उसका वेटेज बढ़ जाएगा, है ना। जिसके अगेंस्ट खड़ा होगा उस पर लोड अधिक पड़ेगा, उस पर दबाव महसूस होगा और बात मानेगा। तो यही सिचुएशन जो नेचुरल साइंस है दैट इज ऑल्सो इजिली कोरिलेटेड विद द सोशल साइंसेस, है ना। सोशल साइंसेस उसको हम बहुत इजिली कोरिलेट कर सकते हैं। अब बातें आती है कि अगर भाई प्रेशर, है ना, ज्यादा है ना, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाई प्रेशर। और अगर प्रेशर कम है तो उसको हम लोग कह सकते हैं लो प्रेशर। ठीक है,
अच्छा, हमने इस बात को प्रूफ कर लिया यहां तक अभी कि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिसाइड द प्रेशर। प्रेशर को डिसाइड करता है नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर अगर जोन ए ले, हम यहां पर एक जोन लिया हमने यहां ए, और सेम वॉल्यूम ए जोन यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया, राइट, और सेम वॉल्यूम हमने बी जोन के लिए दिया यहां पर। बी जोन के लिए हमने सेम, है ना, वॉल्यूम दिया। तो अब ए जोन और बी जोन में हमें दिखाई देता है कि ए जोन के पास में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और यहां पर कम है। और जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने के केस में हम हाई प्रेशर कहेंगे और कम होने के केस में लो प्रेशर। यहां मॉलिक्यूल्स ए जोन में ज्यादा है तो हाई प्रेशर बन गया यहां पर, और जहां पर मॉलिक्यूल्स कम है बी जोन में, वहां पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है ना। तो ultimately we can here conclude number of air molecules decide the pressure of the air or atmosphere. If A zone experiences higher number of air molecules, necessarily it records the high pressure, and in the B zone there is a low pressure because of lesser number of air molecules in this zone, है ना। तो इसके साथ ही हम आगे का पॉइंट ऐड करते हैं जो कि बहुत ही टेक्निकल व्यू है। यहां हमें समझना होगा कि विंड कैसे जनरेट हो रही है ना, विंड के ओरिजिनेट होने का क्या कंसर्न है, कैसे विंड ओरिजिनेट होती है, कैसे विंड जनरेट होती है, उस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जब यहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, एयर मॉलिक्यूल्स ए जोन में ज्यादा है, राइट, अगर ए जोन में एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो इसका वेट भी अधिक होगा, वेट अधिक होने से ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा तो ग्रेविटी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुल करता है, और पुल होने के साथ एयर मॉलिक्यूल्स, है ना, ड्यू टू पुलिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, एयर मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड इन ए जोन स्ट्राइक्स विद द सरफेस एंड मूव इन मल्टी डायरेक्शंस, है ना, बहुत सभी डायरेक्शंस में। ये सरफेस है, ऊपर से एयर मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी के थ्रू पुल होता है और यहां पर टकराया, ठीक है, ये आपका सरफेस है, इस पर टकराता है, टकराने के बाद में सभी डायरेक्शंस में मूव करेगा, लेकिन मैक्सिमम मूवमेंट वहां होगा जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन सबसे कम होगा। ऑब्स्ट्रक्शन कम होने का मतलब है कि एयर का मॉलिक्यूल्स जहां कम होगा, जहां पर प्रेशर सबसे कम होगा, उस तरफ में मूवमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो इस डायग्राम में इंडिकेट किया गया है, यहां पर सबसे कम मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल यहां सबसे कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, इसलिए सबसाइड करने के बाद मैक्सिमम एयर का मूवमेंट कहां होगा, इस लो प्रेशर जोन की तरफ होगा। और यहां पर ये मॉलिक्यूल्स आके यहां पर जो पहले से ही बी जोन में एयर मॉलिक्यूल्स था, इसको प्रेस करेगा, प्रेस करने के साथ कुछ एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऊपर पहुंचने के साथ में यहां पर मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट होंगे तो यहां डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और यहां एयर के सबसाइड करने से डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो जहां सरफेस पे हाई प्रेशर बना है उसके ऊपर डेंसिटी कम है, जहां सरफेस पे लो प्रेशर है उसके ऊपर डेंसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ किसी भी मटेरियल का मूवमेंट होता है, चाहे वो आपको लिक्विड मटेरियल हो, गैसियस मटेरियल हो, ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ मूवमेंट होगा। तो ए जोन के अपर पार्ट से ट्रोपोस्फेयर में एयर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, बी जोन से ए जोन की तरफ, ठीक है, बी जोन से ए जोन की तरफ एयर का मूवमेंट स्टार्ट आता है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं अल्टीमेटली कि एयर ए जोन से बी जोन की तरफ सरफेस पे चलता है, फिर यहां ए बी जोन में राइज करता है ना, ए जोन में सबसाइड करता है, फिर ए जोन के अपर पार्ट से बी जोन के अपर पार्ट से ए जोन के अपर पार्ट की तरफ मूव करता है। ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं एयर सर्कुलेशन, राइट, इट इज कॉल्ड एयर सर्कुलेशन, है ना। ये एयर का सर्कुलेशन हुआ, कैसे हुआ, है ना, मॉलिक्यूल्स के डिफरेंसेस से, है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट से एयर का सर्कुलेशन हुआ। और जो यहां पर एयर का मूवमेंट सरफेस पर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस, एयर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल विद द सरफेस, दैट इज कॉल्ड विंड, है ना, दैट इज कॉल्ड विंड। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट
of air molecules parallel to Earth's surface and near to Earth's surface too. नियर टू अर्थ सरफेस टू, अर्थ सरफेस के ही पास भी है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे, विंड कहेंगे, है ना, देन इट इज कॉल्ड विंड। मूवमेंट ऑफ एयर पैरेलल टू अर्थ सरफेस, है ना, अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा, एंड नियर टू द सरफेस टू, मतलब सरफेस के पास भी होना चाहिए, तब उसको हम विंड कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं विंड blows from high pressure to low pressure। विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, ब्लो करती है ना, और उसके ब्लो करने का क्या मैकेनिज्म है, ऑलरेडी मैंने एयर सर्कुलेशन के टॉपिक में यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है ना, एयर सर्कुलेशन के टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया है। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ड्यू टू वेरिंग एयर डेंसिटी और वेरियस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट एरियाज, है ना, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्रेशर होने की वजह से यहां पर ये सिचुएशन डेवलप होगी। अब इसी के साथ में हम यहां से एक कंक्लूजन ले लेंगे कि एयर मॉलिक्यूल्स ही डिसाइड करता है एयर प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर को डिसाइड करेगा। अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ में या हीटिंग इफेक्ट के साथ में प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर का रोल देखें तो रोल ऑफ टेम्परेचर, रोल और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर, है ना, प्रेशर पर क्या रिलेशन इसका पड़ता है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं केस 1, राइट। केस 1 में क्या देखेंगे हम कि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो एयर क्या करेगा, एयर एक्सपेंड करेगा, राइट। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ एयर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जब एयर एक्सपेंड करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम में एयर मॉलिक्यूल्स घटेंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम में अगर एयर मॉलिक्यूल्स घटता है ना, एयर मॉलिक्यूल्स घटता है, तो एयर मॉलिक्यूल्स जब घटेगा, एयर मॉलिक्यूल्स जब रिड्यूस होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अगर हम किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, है ना, वो मॉलिक्यूल्स वहां पर क्या होंगे, फैलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, और ऐसी कंडीशन में प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा था पर यूनिट एरिया में वो रिड्यूस हो जाएगा। केस 2 मतलब यहां से हमने कंक्लूजन क्या ले लिया कि अगर एक हमने कांस्टेंट एयर लिया और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे केस में उसका प्रेशर रिड्यूस होगा, है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। केस 2 टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को रिड्यूस करना मतलब ठंडा होगा एयर, तो एयर क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, एयर बिकम्स व्हाट, कॉम्पैक्ट। और जब एयर कॉम्पैक्ट होगी तो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, राइट,
नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एयर मॉलिक्यूल्स जब इंक्रीज करता है तो पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड फॉर अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एयर एंड नॉन फिक्स्ड वॉल्यूम, if temperature increases pressure reduces and if temperature decreases pressure increases, है ना, प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज होता है। तो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है आज हम लोग यहां पर इसको यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम विंड को पढ़ेंगे अच्छे से।